Hello and welcome to Blade Learner. So in this session we are going to learn about मराठा अम्पायर. हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. पिछले दो पार्ट्स में हमने ये देखा था कि कैसे मराठा अम्पायर की हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है, क्या क्या फीचर्स थे, कैसे फाउंडेशन लेड करी जाती है शिवाजी के द्वारा. देन संभाजी के डिज़ाइन को देखा था. उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि कैसे छत्रपति शाहू को रिलीज़ किया जाता है बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा, एंड कैसे फिर एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फेंका जाता है मराठा अम्पायर के अंतर्गत कि सिविल वॉर हो जाए, सिविल क्राइसिस आ जाए. और वो हुआ भी, लेकिन बाद में छत्रपति शाहू उसको ओवरकम करके रूलर बनते हैं. और मराठा अम्पायर का जो हमने देखा था भोसले क्लैन का डिसइंटीग्रेशन होता है. दो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन जाते हैं मराठा भोसले क्लैन के. एक पे तो सतारा पे रूल कर रहा है छत्रपति शाहू, एंड दूसरे पे कोल्हापुर पे रूल कर रहे हैं उनके कज़न राजा राम के लड़के शिवाजी सेकंड. तो हम इसको भी उसके भी एलिमेंट्स को इस लेसन में कंटिन्यू करेंगे. कुछ चीज़ें वहाँ से भी कनेक्टेड हैं. तो उसके बाद हम इसमें सिक्स्थ पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिनको कि बाजीराव वल्लाल भी कहा गया और जिन पे मूवी भी बनी है. बेसिकली ये जो हम पेशवाओं की अगर लिस्ट बनाएंगे, और पेशवा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर. हमने आपको शिवाजी के प्रधान के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था. तो पेशवा वाज द प्राइम मिनिस्टर. और ये प्राइम मिनिस्टर, सारे ही प्राइम मिनिस्टर में ये जो बाजीराव फर्स्ट है या बाजीराव वल्लाल हैं, उनके डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा डायनेमिक चेंजेस आए, जिसने कि मराठा हिस्ट्री में गोल्डन एरा का एक इंसेप्शन किया. हालांकि फाउंडेशन तो लेड कर दी गई बालाजी विश्वनाथ के द्वारा ही, लेकिन उसको कंटिन्यू जो करा, उसमें जो रंग डालेगा तो इन्हीं के शासनकाल में डालेगा, इन्हीं के सर्विस ईयर्स में डालेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. हमने देखा था कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, फीचर्स क्या क्या थे एक्सपेंशनिस्ट, और इनको एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मुगल्स के रूप में भी देखा जा रहा था. देन इनके वीक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को भी देखा था, जिसने कि बाद में इनके डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट करा कि इनके पास कोई स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं लाया, कोई लैंड रेवेन्यू में कोई इन्होंने ज़्यादा रिफॉर्म नहीं किए. बेसिकली जो ट्रेडिशनल तरीका था जागीरदारी वाला, उसी को फॉलो कर रहे थे. उसके बाद देखा था कि कैसे एक्सपेंशन होता है मराठा अम्पायर का, और ये मैप देखा था हमने 1759 तक. कावेरी से लेके ऊपर पेशावर तक पहुंच जाते हैं ये लोग, इधर उड़ीसा से लेके कटक से अटोक तक, जो कि मुल्तान के पास है. एंड उसके बाद शिवाजी के डिज़ाइन को देखा था, फाउंडेशन कैसे लेड करी जाती है, क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी. देन उनके ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन को देखा था जो 1674 में किया गया. देन हमने थोड़ा ब्रीफ डिक्कल सल्तनत के बारे में भी लिया था कि डिक्कल सल्तनत से कैसे रूट्स कनेक्टेड है मराठा अम्पायर के, एंड डिक्कल सल्तनत का कैसे फॉर्मेशन होता है. बमनी अम्पायर के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था. विजयनगर अम्पायर को भी थोड़ा डिस्कस किया था पहले पार्ट में. एंड उसके बाद शिवनेरी फोर्ट जहाँ पे उनका जन्म हुआ शिवाजी का. देन रायगढ़ फोर्ट जहाँ पे कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक होता है, ग्रैंड राज्याभिषेक. उसके बाद संभाजी भोसले के डिज़ाइन को देखा था कि कैसे कॉन्स्पिरेसी लेड करी जाती है, एंड इनको वापस मुगल कैप्चर में ढकेल दिया जाता है, और इनको इनके जो दोस्त है कवि कलश, उनके साथ टॉर्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. देन राजा राम भोसले के बारे में देखा था कि उसके बाद वो आते हैं, उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, फैमिली क्राइसिस हो जाता है, इंटरनल क्राइसिस हो जाता है थ्रोन को लेकर. फिर हमने देखा कि कैसे बहादुर शाह ने एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फेंका शाहू भोसले को रिलीज़ करके. उसके बाद सिविल क्राइसिस होता है, बालाजी विश्वनाथ और अदर लीडर्स उभर के आते हैं जो छत्रपति शाहू को हेल्प करते हैं, और उन्हीं की हेल्प से वो थ्रोन पे वापस से इंथ्रोन होते हैं. एंड एक नया, और उसके बाद हमने देखा था कि डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है मराठा अम्पायर का. दो बेसिकली जब छत्रपति शाहू भोसले जब छत्रपति बने, शाहू भोसले जब छत्रपति बने, तो बेसिकली अब तो वो सतारा से रूल कर रहे हैं. तो जो उनकी अंट थी ताराबाई, और जो उनका कज़न था शिवाजी सेकंड, जो पहले रूल कर रहे थे जब तक एक मुगल कैप्टिव में थे. तो ये जो ताराबाई है, ये अपने लड़के शिवाजी को लेके अलग जगह सतारा से कुछ दूर कोल्हापुर में चली जाती है. तो बेसिकली भोसले क्लैन का डिसइंटीग्रेशन होता है, और दो जगह जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आप कह सकते हैं, गढ़ कह सकते हैं. तो एक सतारा में है एंड एक कोल्हापुर में है, और ये आगे चल के मराठा हिस्ट्री को एक अलग शेप देने वाला था. क्योंकि आप देखेंगे थ्रोन एक ही है और कंटेंडर अभी भी दो रहेंगे. हालांकि साहू की पोजीशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनके पास मिलिट्री है बहुत तगड़ी, बहुत अच्छे लीडर्स हैं. लेकिन अगर दूसरी पार्टी जो कि कोल्हापुर में बैठी हुई है भोसले क्लैन की, वो अगर इनका साथ नहीं देगी, और वो अगर कुछ कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होगी या कुछ टेंशन क्रिएट करेंगे, तो हालांकि इससे क्या होगा कि इनके दुश्मनों को फ़ायदा होगा, और वो हुआ भी आगे चल के. तो आगे हमने देखा कि कैसे डोमिनेंस ऑफ पेशवा स्थापित होता है, पेशवाई डोमिनेंस स्थापित होती है. बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल को देखा, सर्विस ईयर्स को देखा, कैसे वो सैयद ब्रदर्स के को असिस्ट करने जाते हैं, उनको हेल्प करने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं. एंड मुगल सनत देखा हमने 1719 में. बेसिकली जो सैयद ब्रदर्स ने इनको अगेंस्ट द फेवर, इन्होंने जो फेवर किया था फरुखशियार के मर्डर में, हाँ, हेल्प करके, उसके अगेंस्ट रिटर्न में वो इनको मुगल सनत देते हैं. यानी कि अब चौट और सरदेशमुखी, चौट मीन्स 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, एंड सरदेशमुखी मीन्स एडिशनल 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू. वो उनको दक्कन की मिली. दक्कन में कौन कौन से इलाके आते थे? बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर के इलाके आते थे, कर्नाटक के भी कुछ पार्ट्स आते थे, बिरार, बीदर. बेसिकली इन सब की इनको सरदेशमुखी चौट मिल गई. और उसके बाद हमने देखा कि कैसे मराठा कॉन्फेडरेसी में तब्दील होता है. इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया था कि एक वतन सिस्टम करके था, वतन सिस्टम बेसिकली जागीरदारी ही की तरह था. तो इससे फ्यूडल्स राइज होते हैं, और ये बाद में एक मराठा कॉन्फेडरेसी में बदलेगा. आगे चल के आप देखेंगे 4 कॉन्फेडरेसी आएगी, 5 कॉन्फेडरेसी आएगी. तो हमने इसको मैप के जरिए भी देखा था कि एक कॉन्फेडरेसी होलकर बनाएंगे इंदौर में, फिर सिंधिया बनाएंगे ग्वालियर में, देन उसके बाद वडोदरा में बनेगा, पुणे में तो पेशवा है ही है, एंड एक कॉन्फेडरेसी बनेगी
नागपुर में। सो नागपुर में भोसले क्लैन, और ये भोसले कॉन्फिडेंसी दूसरी थी, शिवाजी की भोसले क्लैन से इनका कोई कनेक्शन नहीं था। सो अब हम देखेंगे बाजीराव फर्स्ट, जिनको कि बाजीराव बल्लाल भी कहा जाता है, उनके शासनकाल को, क्योंकि जितने भी डायनेमिक चेंजेस आए, और अगर आप पिछले मैप में आपने देखा होगा 1759 के एक्सपेंशन को, तो उसके पीछे का रीज़न यही में आदमी है। तो इनके शासनकाल में बेसिकली ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि मराठा अंपायर के पास जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो दुगनी तिगनी होगी, और इनकी जो एक्सपेडिशन करने की पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आगे चल के जो एक्सपेंशन होता है, आगे चल के जो एक्सपेडिशन लीड कर जाते हैं, वो इन्हीं के स्पिरिट से मोटिवेटेड थे, और इतना बड़ा जो अंपायर बनता है मराठा अंपायर, तो वो आप कह सकते हैं कि जड़ तो हालांकि बालाजी विश्वनाथ ने डाला, और सबसे शुरू में कहें तो शिवाजी ने, एंड उसके बाद जो सेकंड एरा शुरू होता है मराठा अंपायर का, वो बालाजी विश्वनाथ, और इसको जब 4 साल लगा तो ये बाजीराव फर्स्ट ने लगा, बाजीराव वल्लाल ने लगा। तो इनको 1720 में 20 साल की उम्र में बालाजी विश्वनाथ के डेथ के बाद इनको पेशवा बनाया जाता है। बहुत सारे अलग मिनिस्टर्स अपोज भी करते हैं, लेकिन ये अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं, प्रूव करते हैं अपने कैपेबिलिटी के थ्रू, और इनको 1720 में छत्रपति शाहू द्वारा बनाया जाता है पेशवा 20 साल की उम्र में। फीचर्स क्या क्या थे इनके? एक्सपेंशनिस्ट, हार्ड कोर एक्सपेंशनिस्ट, डिप्लोमेट एंड वॉरियर। बेसिकली था क्या, ये ब्राह्मण क्लैन से थे, ब्राह्मण थे, तो इनको जो शिक्षा दी गई वो शास्त्रों की दी गई, संस्कृत हो गया, लिटरेचर हो गया, स्क्रिप्चर्स हो गया। लेकिन ये सिर्फ बुक तक कन्फाइन नहीं रहे, इन्होंने आगे भी अपने इंटरेस्ट दिखाया, वॉर फेयर में इंटरेस्ट दिखाया, शस्त्रों में इंटरेस्ट दिखाया। तो ये एक बहुत बढ़िया वॉरियर भी उभर के आते हैं, और पिताजी के साथ हमेशा एक्सपेडिशन पे जाते थे। अब देखेंगे कि दिल्ली में जब सैयद ब्रदर्स को हेल्प करने के लिए बालाजी विश्वनाथ जाते हैं, तो इनको भी साथ लेके जाते हैं। तो डिप्लोमेसी का भी इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और ये यही डिप्लोमेसी आगे चल के आप देखेंगे कि एक ट्रीटी ऑफ बर्ना साइन होता है, जो कोल्हापुर में आपने देखा था, कि पिछले साइड में आपको देखा था। एक मिनट, ये आप देखेंगे कि एक मिनट ये आप देखेंगे कि दो क्लैन भोसले क्लैन जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बाइफरगेट हो गया। एक तो सतारा में है, जो मेजर सेंटर ऑफ द पावर है वो आपका सतारा में है, लेकिन जो कोल्हापुर से एक ब्रांच निकल गई, तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और इसके फायदा बाहरी लोग उठाएंगे, निज़ाम उठाएंगे, मोहम्मद खान बंगाश उठाते हैं, आगे जाके मुगल्स भी उठाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ बर्ना साइन करवाते हैं दोनों के बीच, दोनों की पोजीशन को जस्टिफाई कर देते हैं, दोनों की पोजीशन को क्लियर कर देते हैं कि भाई आपका जो शासन है इतने से इतने एरियाज़ में होगा, हमारा इतने से इतने एरियाज़ में होगा, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट आगे ना एराइज हो, और जिससे कि दुश्मन हमारा आगे इस कमजोरी का फायदा ना उठा सके। तो ये भी एक उनकी डिप्लोमेसी का आप उदाहरण देखें। और उसके बाद फॉर्मुलेटेड हिंदू पदशाही, इन्होंने हिंदू पदशाही को फॉर्मुलेट किया, और जिसको कि बाद में लगभग पूरा कर भी लिया गया था। 1759 का आपने एक्सपेंशन देखा था मैप में, जो देखते हैं कि पेशावर से लेके नीचे कावेरी तक, नीचे कृष्णा के डेल्टा तक पहुंच गया था। तो ये फार्मूला इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि हिंदू जो साम्राज्य, हिंदवी स्वराज की जो स्थापना करी गई है शिवाजी के द्वारा, उसको हम इतना एक्सपैंड करेंगे कि हमारा जो शासन है वो पेशावर से लेके, हिंदू कुश माउंटेन से लेके नीचे कावेरी तक आना चाहिए, कृष्णा तक आना चाहिए। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो एक उन्होंने फार्मूला बताया था कि जब वो गए थे 1719 में, जब सैयद ब्रदर्स की हेल्प करने जाते हैं ये बालाजी विश्वनाथ, उनके साथ ये बाजीराव फर्स्ट भी होता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे पहली बार इन्होंने मराठास ने ऑब्जर्व किया कि अब जो मुगल अंपायर है बहुत ज़्यादा वीकेंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो इनको लग गया कि अब अगर इनके जड़ों पे वार किया जाए तो शाखाएं खुद ब खुद गिर जाएंगी। सो बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि मुगल अंपायर एक विदरिंग ट्री है, एक धराशायी होता वृक्ष है, और इसके जड़ों पे अगर वार किया जाए तो शाखाएं खुद ब खुद धराशायी हो जाएंगी। सो ये भी फॉर्मूला इन्होंने दिया। और इन्होंने, चूंकि ये युवा थे, 20 साल की उम्र इनको पेशवा बनाया गया, तो इन्होंने अपनी तरह यूथ लीडर्स को आगे पिक्चर में लेके आते हैं, जैसे कि मल्हार राव होलकर हो गया, राणोजी सिंधिया हो गया। और ये कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल घरानों से नहीं थे ये लोग, लेकिन केपेबल थे। और बाद में मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया, इनकी क्लैन के लोग बहुत दिनों तो मराठा अंपायर को सर्व करते हैं। और ये वही मल्हार राव होलकर हैं जिनके बारे में आप ये मैप में देखेंगे कि इन्हीं होलकर्स ने इंदौर में अपनी कॉन्फिडेंसी बसाई, इंदौर के महाराजा बने। फिर ये सिंधियाज हैं वही, और सिंधियाज और शिंदे दोनों सिनोनिम है, तो शिंदे भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंधियाज भी यूज़ कर सकते हैं। सो कई जगह राणोजी शिंदे दिया होगा या कई जगह राणोजी सिंधिया दिया होगा, तो बात बराबरी है। तो ये लोग ग्वालियर में अपनी कॉन्फिडेंसी बसाते हैं। सो बेसिकली दिस इज द सॉरी, यहाँ ग्वालियर है। सो यहाँ ग्वालियर में सिंधियाज हैं, और यहाँ पे इंदौर में होलकर्स, और बहुत दिनों तक आगे सर्व करते हैं। आप देखेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राणोजी सिंधिया के जो सक्सेसर थे दत्ताजी सिंधिया, उनका, और मल्हार राव होलकर भी वहाँ रहेंगे। तो इन सब की जो फाउंडेशन लेड करेगी, इनके चैनलाइजिंग की, इनके एनर्जी को जो चैनलाइज करा गया वो इनके डिजाइन में ही करा गया। इन्होंने खोज के निकाले यंग लीडर्स, यंग वॉर कमांडर्स, और जिन्होंने बाद में बहुत दिनों तक सर्व किया। तो ये सब इनके डिजाइन में हुआ। उसके अलावा क्या क्या हुआ, एक्सपेंशनिस्ट थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन इन्होंने करा। मालवा गए, मालवा बेसिकली इलाका है मध्य प्रदेश का, और मालवा में ही एक शहर है मांडू। तो मांडू आप याद रखें, मांडू पड़ता है मालवा में। और ये मांडू जो है, जब हम मेडावल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मांडू बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, मेडावल सिटी है। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल साइट्स भी हैं, जैसे आपका हो गया कि जामा मस्जिद हो गया, और कई सारे बेहतरीन मज़ोलियम भी हैं, कब्रें भी बनाई गई हैं। और मांडू इसलिए भी फेमस है क्योंकि मांडू ही वो शहर है, मालवा ही वो प्रोविंस है जहाँ पे बाज बहादुर और रूपमती, आप देखेंगे जब मेडावल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इनकी लव स्टोरी बहुत फेमस है। बाज बहादुर को बाद में हराया जाता है अकबर द्वारा, अकबर के एक्सपेडिशन में। सो बेसिकली ये सब था। और एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि
इनके शासनकाल में और क्या क्या चीज़ें हुई, तो मालवा का कॉन्क्वेस्ट हुआ, गुजरात में जाते हैं। मालवा में फिर मुगल आर्मी से इनका सामना होता है। हालांकि बाजीराव के बाजीराव के टाइम में ही होता ये सब, लेकिन बाजीराव उस आर्मी को लीड नहीं कर रहे थे बहुत दिनों तक। उनके कज़न नहीं, उनके ब्रदर चिन्माजी अप्पा वो लीड करते हैं। उसके बाद बाजीराव भी ज्वाइन करते हैं। सो बेसिकली अगर एक्सपेंशन कहा जाए तो इनके ही शासनकाल में हुआ है, मालवा का, गुजरात का, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बुंदेलखंड पे रूल कर रहा था राजा छत्रसाल, बुंदेली राजपूत। और वहाँ क्या होता है, वहाँ पे बुंदेलखंड में मोहम्मद खान बंगाश जो कि मुगल गवर्नर था, बड़ी आर्मी लेके एक्सपेडिशन कर देता है लॉन्च। और उसके बाद ये जो छत्रसाल है वो हेल्प मांगते हैं बाजीराव फर्स्ट से, ये बाजीराव वल्लाल से। और बाजीराव वल्लाल वहाँ जाते हैं, मोहम्मद खान बंगाश की आर्मी को क्रश किया जाता है। उसे ट्रीटी भी साइन करवाई जाती है कि आप दोबारा यहाँ पे फिर अटैक नहीं करेंगे, दोबारा फिर एक्सपेडिशन नहीं करेंगे। और बदले में छत्रसाल क्या देते हैं, बहुत भारी मात्रा में टेरिटरी देते हैं जागीर के रूप में। और उनकी बेटी से उनका विवाह होता है, जिसको कि बाद में मस्तानी कहा गया। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। मस्तानी वाज द डॉटर ऑफ राजा छत्रसाल एंड रुबानी बाई बेगम। और उसके बाद पोर्चुगीज़ के साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है। पोर्चुगीज़ बेसिकली दो रीज़न से कॉन्फ्लिक्ट होता है कि पोर्चुगीज़ एक आइलैंड है, आप देख लें बॉम्बे के पास, सैलासेट आइलैंड। तो उस आइलैंड पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्लेम को लेके, तो उसके लिए बाजीराव फिर एक्सपेडिशन लॉन्च करते हैं। दूसरा रीज़न क्या था कि पोर्चुगीज़ ने कोई टॉलरेशन नहीं, पोर्चुगीज़ हल्के जरा सा भी टॉलरेंट रही थे व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। तो उनका दो ही मोटिव था। और बाकी उनके एक डिक्लाइन का रीज़न भी बना। आगे हम अगर पोर्चुगीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पोर्चुगीज़ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को एक टाइम पे साइड रख दिया और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को ज़्यादा परफॉर्म करने लगे। रिलीजियस इंटरेस्ट में ज़्यादा डूब गए कि हमें कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मिशनरीज़ खोल सके यहाँ के नेटिव पॉपुलेशन को, इंक्लूडिंग हिंदू एंड मुस्लिम और जो भी रिलीजन थे, चाहे बुद्धिज़्म हो गया या जैनिज़्म हो गया, उसको अगर हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके तो हमारे लिए बहुत ही बोनस पॉइंट होगा। तो इससे चूंकि मराठा अंपायर तो डायरेक्ट हिंदू स्वराज था, तो उन्होंने हिंदू साम्राज्य था, तो उन्होंने क्या करा, एक्सपेडिशन लॉन्च करा पोर्चुगीज़ के अगेंस्ट। और वहाँ पे सैलासेट की आइलैंड को कैप्चर करते हैं, जो कि नीचे आप देखेंगे बॉम्बे का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैलासेट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। बसीन के आइलैंड को भी वहाँ पे कैप्चर किया जाता है, ये पोर्चुगीज़ के कॉन्क्वेस्ट के दौरान। और उसके बाद शनिवार वाड़ा का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इनके टाइम में ही शुरू हुआ। ये शनिवार वाड़ा है, आप देख सकते हैं पुणे में है। एंड इसको हॉरर प्लेस भी कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट हॉरर प्लेसेस ऑफ इंडिया। और क्यों है वो आगे हम देखेंगे, हालांकि मिथ है या स्टोरी है। अगले लेसन में देखेंगे कि मराठा अंपायर का कैसे अब डिक्लारेशन शुरू होगा, तो उसी के सीरीज़ में शनिवार वाड़ा में जो कॉन्स्पिरेसी लीड करी गई थी उसको हम देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, कॉन्क्वेस्ट अगेंस्ट जंजीरा आइलैंड। जंजीरा एक आइलैंड है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास, और कहा जाता है कि 1100 के पास ईस्वी के आसपास कोई बैसिनियन ट्राइब ऑफ मुस्लिम्स आए थे अरब से, और उन्होंने यहाँ पे पॉपुलेशन बसाई थी। बाद में इतना बड़ा फोर्ट आप देख सकते हैं इस आइलैंड में, ये आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। और शायद किसी किताब में आपको दिखाई नहीं गया होगा, लेकिन ये इंडिया में ही है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसको मुरुद जंजीरा कहा जाता है। सो जंजीरा इज़ अ करप्टेड वर्ड ऑफ एन अरबिक वर्ड जजीरा। सो जजीरा मीन्स आइलैंड, सो इसीलिए इसको जंजीरा आइलैंड भी कहा गया। और इसका अगर एक और फोटो आपको दिखाएं तो ऐसा दिखता है कुछ, तो आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक आर्किटेक्चर रहा होगा कि समंदर के बीच में इतना बड़ा किला बनाया गया। और ये आप देख सकते हैं जब समंदर के बीच में तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा इसको जीतना, लेकिन फिर भी जंजीरा आइलैंड पर अटैक किया जाता है। एंड उसके बाद वहाँ से जो सदीज़ वहाँ पर रूल कर रहे थे उनको हटाया जाता है। और बेसिकली एक चीज़ और यहाँ स्लाइड में नहीं लिखी हुई है, लेकिन ट्रीटी ऑफ बर्ना होता है। ट्रीटी ऑफ बर्ना साइन करी जाती है 1731 में। और एक चीज़ और, बैटल ऑफ पालखेड़ होता है 1728 में। बैटल ऑफ पालखेड़ भी वही निज़ाम से रिलेटेड है। बैटल ऑफ पालखेड़ निज़ाम और बाजीराव फर्स्ट के बीच में होता है। और ये बैटल ऑफ पालखेड़ जो था, इसने दिखाया कि ये बाजीराव पेशवा में खास क्या है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये दिखाया कि हम उस टाइम, वो जो टाइम आ गया था उसमें, उस टाइम में कैवलरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, उस टाइम में इन्फेंट्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी वॉरफेयर में। इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सेना, कैवलरी मतलब जो घुड़सवार है। और उस टाइम में बोलबाला किसका था, कैनन्स का था, तोपों का था, आर्टिलरी का था। लेकिन मराठास ने पहली बार आके दिखाया कि कैवलरी अभी भी रेलेवेंट है, और इन्होंने इतनी स्मूथ कैवलरी बनाई, इतनी स्विफ्ट कैवलरी बनाई। इनके बारे में कहा जाता है कि ही टर्न्ड हॉर्सेस इनटू लायंस, इन्होंने घोड़ों को शेर में बदल दिया। बेसिकली इतनी तेज़ी से एक्सपेडिशन करते थे और ख़त्म होते इतनी तेज़ी से आते थे कि किसी के लिए पलक झपकना भी मुश्किल हो जाता था। और इनकी जो स्विफ्ट कैवलरी थी ना, ये बहुत काम आती है आगे के एक्सपेडिशन में। चाहे आप देखें कि रघुनाथ राव एक्सपेडिशन लॉन्च करते हैं जहाँ पे मराठास लोग पेशावर तक पहुंच जाते हैं, या उधर अलीवर्दी खान से उड़ीसा छीना जाता, तो ये सब स्विफ्ट कैवलरी एक मेन एलिमेंट थी। तो उन्होंने घोड़ों को इस काबिल बनाया कि घोड़े जो थे शेरों का काम कर रहे थे। तो वो बैटल ऑफ पालखेड़ होता है 1728 में। बेसिकली निज़ाम ने जो डेक्कन के बहुत सारे इलाकों की जो सरदेश मुखी और चौथ जो इनको मुगल सनद के दौरान मिली थी, मुगल सनद 1719 में सैयद ब्रदर्स इनको देते हैं, तो इससे निज़ाम डिफाई करने लगे। जब निज़ाम ने अपनी अथॉरिटीज़ एस्टैब्लिश कर ली डेक्कन प्रोविंस में अपने आप को ऑटोनोमस रूलर बता के, तो वो कहने लगे कि हम तो आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये तो आपको सैयद ब्रदर्स ने बोला था और वो तो मुगल एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव थे, और अब तो ये मुगल एम्पायर का है नहीं, अब तो ये हमारा डेक्कन अलग प्रोविंस है, ऑटोनोमस प्रोविंस है, तो हम आपको नहीं देंगे। तो अब निज़ाम एक्सपेडिशन लॉन्च करते हैं। पालखेड़ एक इलाका है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास। और औरंगाबाद के लिए आपको क्यों याद रखना है, औरंगाबाद ही वो जगह है जहाँ पे जनता केव सिचुएटेड है, जहाँ पे एलोरा केव सिचुएटेड है। और
बैटल ऑफ पालखेड़ होता है और निज़ाम को हराया जाता है, डिफीट किया जाता है। और जो प्रोविज़न है, और बेसिकली निज़ाम को हेल्प कौन कर रहे थे, जो कोल्हापुर के भोसले क्लैन से, संभाजी उस टाइम राजा होते हैं, शिवाजी सेकंड के बाद संभाजी सेकंड वो राजा बनते हैं कोल्हापुर क्लैन पे, तो वो उनको हेल्प कर रहे थे। तो और निज़ाम बोले थे कि हम तो संभाजी को अथॉरिटी मानते हैं, शाहू को मानते नहीं है। तो निज़ाम को जब हराया जाता है पेशवाओं के द्वारा, मराठा आर्मी के द्वारा, तो उसके बाद निज़ाम को फोर्स किया जाता है ट्रीटी साइन करने के लिए, इसमें कि वो छत्रपति शाहू को सोवरेन रूलर मानते हैं मराठा अंपायर का, और दक्कन की सरदेशमुखी और चौथ देने को तैयार होते हैं। और बेसिकली जो भी एरियाज़ उन्होंने एनेक्स की वो वापस दिए जाते हैं, जो भी बैलेंस बचा हुआ था रेवेन्यू का वो वापस दिया जाता है। तो ये सब हुआ, निज़ाम को सब्जुगेट करा गया। और निज़ाम ने ही पहली बार इनको चैनलाइज़ किया था कि आप दिल्ली जाएँ, क्योंकि निज़ाम को लग गया कि भाई अगर ये साउथ में डेक्कन में कॉन्सनट्रेट करेंगे तो खतरा हमको है, क्योंकि निज़ाम तो चाह रहे कि डेक्कन में हमारी पोजीशन कंसोलिडेट हो। तो निज़ाम ने ही पहली बार इनको कहा था कि आप नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपेडिशन करो, क्योंकि मालवा गुजरात अभी कमज़ोर है और आगे दिल्ली भी आप जा सकते हैं, तो मुगल अंपायर को भी आप टेरराइज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि दिल्ली अगर आपके पास एक बार कब्जे में आ गई तो आपको अखंड भारत का रूलर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और बेसिकली उसके बाद दिल्ली पे एक्सपेडिशन लॉन्च भी करा था, मार्च भी करा था दिल्ली पे मार्च करा था, लेकिन वो कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में सादत खान बहुत बड़ी आर्मी लेके आ जाता है। वहाँ पे जो लड़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी झेलनी पड़ती है मराठास को, और उसके बाद वो रिट्रीट कर जाते हैं। लेकिन जितनी बड़ी एक्सपेडिशन थी और जितना बड़ा आर्मी लेके ये घुसे थे मराठास, तो पूरी की पूरी दिल्ली टेरराइज हो गई थी। और उसके बाद कॉन्क्वेस्ट, अगर जंजीर आइलैंड हमने देख लिया, शनि बरवाड़ा का कंस्ट्रक्शन देख लिया, पोर्चुगीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, एक तो रिलीजियस मोटिव था कि वो लोग टॉलरेंट नहीं थे, और दूसरी चीज़ जो बसीन और सैलासेट के आइलैंड में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्लेम्स को लेके, उसको रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद मालवा का कॉन्क्वेस्ट, गुजरात का कॉन्क्वेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बुंदेलखंड, जहाँ पे 36 साल की लड़की से शादी करी जाती है मस्तानी, और उसके बाद उनको बहुत भारी मात्रा में जागीर भी मिलती है। तो इतना बड़ा जो इलाका आप देख सकते हैं, ये आप देखें अगर आप मैप में, इफ़ आई हैव टू शो, तो देखिए आप ये इलाका शुरुआत होती है यहाँ से, पुणे से। पुणे में पेशवा रूल कर, सतारा में पेशवा का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड गढ़ है वो पुणे में है। तो पुणे से वो लोग रूल तो नहीं कह सकते, पुणे से अपनी सर्विस देते हैं, रूल बेसिकली छत्रपति का ही है। और तो आप देख सकते हैं ये मालवा का इलाका इतना इनके पास आ गया, ठीक है। और बुंदेलखंड भी इसी के आसपास ऊपर में पड़ता है, यूपी के ग्वालियर के पास। तो ये सब इलाका जो है इनके पास आ गया, तो बहुत भारी मात्रा एक्सपेडिशन लॉन्च करेगी, और ऊपर आके धीरे धीरे 72 में आप देखेंगे ट्रीटी साइन करी जाती है मराठास और मुगल्स के बीच, जिसमें कि मराठास जो थे मुगल्स के गार्डियन बन जाते हैं, ताकि कोई भी अगर फॉरेन इन्वेजन हो तो वो बचाए। और उसके बाद जो एक्सपेडिशन लॉन्च किया जाता है तो यहाँ तक वो अंपायर पहुँच जाता है, यहाँ से यहाँ। तो इतना बड़ा अंपायर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी फाउंडेशन तो बालाजी विश्वनाथ ने रखी। सेकंड एरा ऑफ मुगल मराठा अंपायर, फर्स्ट एरा तो हमने शिवाजी के टाइम में ही देखा। तो हमने अगर इसको समराइज़ करना हो पेशवा बाजीराव के रूल को, तो सबसे पहले 1719 में इनको बिठाया जाता है। देन बैटल ऑफ पालखेड़ होता है निज़ाम के साथ। दूसरी चीज़, डिप्लोमेट थे, बहुत बड़े वॉरियर थे, और इनको एक बहुत भारी एक्सपेंशनिस्ट भी बोला जाता है। फिर पोर्चुगीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर इन्होंने मराठा सरदार्स को मोटिवेट किया, कुछ राणाजी सिंधिया जिसमें थे, मल्हारा होलकर थे, जो कि आगे एक एसेट बनते मराठा अंपायर के लिए। उसके बाद देखा हमने कि जंजीर आइलैंड से सिद्दीज़ को हटाते हैं, और उसके बाद दिल्ली पे भी मार्च करते हैं। पूरी की पूरी मुगल अंपायर टेरराइज हो जाती है। और उसके बाद बुंदेलखंड का एक्सपेडिशन देखा हमने, कैसे मोहम्मद खान बंगाश की आर्मी को क्रश करते हैं, और उसके बाद मस्तानी से शादी करते हैं, और बहुत भारी जागीर इनको मिलती है बुंदेलखंड की। कॉन्क्वेस्ट देखा गुजरात और मालवा का। सो अगर आप कहें कि ओवरऑल बहुत ही फुलफिल्ड डिज़ाइन था इनका, फुलफिल्ड सर्विस ईयर्स थे इनके, और आगे इनके डिज़ाइन ने, इनके सर्विस ईयर्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया मराठा अंपायर के पोजीशन को कंसोलिडेट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट